औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जी, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो हम टॉपिक कर रहे थे सेल ऑर्गेनील्स, आज उसमें हम करेंगे प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स पहली बात है, ये प्लास्टिड जो होते हैं ऑर्गेनील, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होते। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास यही बात आती है कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स से, उसी तरह ये प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं। और इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के सेल्स में होते हैं और फोटोसिल प्रोटिस्ट यानी कि एलजी के अंदर होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये प्लास्टिड प्रेजेंट्स नहीं होते। ये आगे जाके आपको इसकी डिटेल से आइडिया खुद ब खुद ही हो जाएगा कि जो प्लास्टिड्स है वो ह्यूमन बॉडी में क्यों नहीं होते। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी, हमारे पास कुछ 3 टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लेकोप्लास्ट आती है। ठीक हो गया, तो एक एक टाइप्स को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इसका फंक्शन परफॉर्म होता है और क्या ये काम करता है। ठीक हो गया जी, क्लोरोप्लास्ट को हम सबसे पहले देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ी सी, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होती थी और ये क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बाउंड होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये थोड़ी सी सेक्स टाइप सी होती है, यानी कि इसकी थोड़ी बहुत थैलियाँ बनी होती हैं, थैलियाँ नुमा होता है। ठीक है, अब उन्हें हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, थैलाकॉइड्स कहते हैं। और थैलाकॉइड्स जो है ये स्टॉक की फॉर्म में पड़ा होता है, यानी कि ढेर की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होता है, पड़ा हुआ होता है। वहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेनियम, या इसे ग्रेना भी कहते हैं। ठीक हो गया, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी कि ग्रेना वाले पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास एक इसके अंदर लिक्विड यानी कि फ्लूइड मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर ये जितने भी हमारे पास ग्रेनम होते हैं ये क्या रहते हैं, फ्लोटिंग कर रहते हैं, यानी कि उसके अंदर तैर रहे होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको भी नजर आएगा, ये देखिए ये बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है आपको ये नजर आ रही है बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, लेकिन अंदर ये आपको थैलाकॉइड्स नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, अब थैलाकॉइड्स और ये आपको नजर आ रहा है एक ढेर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो इसे थैलाकॉइड्स कहते हैं। उनके पूरे जो ये ढेर है यानी कि ये पूरा सेट जो सेट जो बने हुए हैं, इस सेट को हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये सारा वो लिक्विड है जिसे स्ट्रोमा कहा था हमने। ठीक हो गया, और इसके अंदर ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इजीली फ्लोटिंग कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो आगे हम इसके बात कर लेते हैं, हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इसका फंक्शन आता है हमारे पास वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो पार्ट होता है यूकैरियोटिक के अंदर, ये वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिधर फोटोसिंथेसिस की वर्किंग होनी होती है ना, जिन सेल्स की, ये वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। अब इसने क्या करना होता है, ये एक तो फोटोसिंथेसिस को ग्रीन कलर के पैगमेंट्स देता है, ग्रीन पैगमेंट्स देता है, यानी कि उसके हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करिए पैगमेंट्स का, होता है हम कहते हैं कलर्स को, पिगमेंट्स हम कहते हैं कलर को कहते हैं। ठीक होगा, इसी तरह ये फोटोसेंसिस को ग्रीन पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है, और जो क्लोरोफिल होता है इन्हें भी डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, यानी कि डिफरेंट किस्म के से कलर्स की मौजूदगी यानी कि कलर्स देता है उन्हें। ठीक हो गया, और अगर हम बात करें कि ये इसका जो कलर है ये किधर प्रेजेंस होता है, तो ये हमारे पास थैलाकॉइड्स में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक हो, जो थैलाकॉइड्स के हमारे पास जो ढेर पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे इसके यहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट को। जी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके पास डिफरेंट किस्म के कलर्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि डिफरेंट किस्म के इसके पिगमेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इससे क्या होता है, ये ज़्यादातर हमें अगर देखें तो कलर्स कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, वो हमें यूज़ होते हैं फ्लावर्स, पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर, यहाँ पे हमारे पास कलर ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया, बाकी नजर तो पूरे प्लांट्स के हमारे पास ग्रीन कलर ही होता है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट कलर्स के होते हैं, फ्रूट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक हो गया, तो इन्हें जो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वो इन्हें क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। और ये फ्लावर पेटल यानी कि फूल की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ, और जो फ्रूट्स होते हैं हमारे वहाँ पे ये क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं।
इसके साथ साथ अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि ये कलर तो देता ही देता है, ठीक हो गया। अब उनके साथ साथ ये पोलिनेशन के वर्किंग के भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है, पोलिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। और डिस्पर्सल्स ऑफ द फ्रूट होते हैं, यानी कि फ्रूट को डिफरेंट जगह पे बिखेर के रखता है, मुंतशिर करके रखता है। जैसे कि प्लांट की हम बात करें तो सारे का सारा फ्रूट एक ही जगह पे नहीं लगता, डिफरेंट उसके पार्ट्स, यानी कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जाके क्या लगता है, फ्रूट लगता है, एक ही जगह पे गुच्छे बना के सारा फ्रूट नहीं लगता, ठीक है। तो ये भी क्रोमोप्लास्ट की जिम्मेदारी होती है कि तमाम का तमाम फ्रूट एक जगह पे ना लगे, बल्कि प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों पे मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जाके लगे, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे क्रोमोप्लास्ट की जिम्मेदारी होती है। आगे हम बात करते हैं लेकोप्लास्ट की। जी, लेकोप्लास्ट को अगर हम देखते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने के साथ साथ ये स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं किन को, स्टार्च को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। जितनी भी उसकी प्रोटीन्स होती हैं, ये स्टार्च या लिपिड्स होते हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करता है। और ये क्या होता है, हमारे पास कलरलेस होता है, कोई कलर मौजूद नहीं होता। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात कर लें तो ये हमेशा जारी बात अभी स्टोरिंग करता है, तो ये सिर्फ उन्हीं जगह पे प्रेजेंस होता है जिधर फूड के प्लांट ने क्या करनी थी, स्टोर करनी थी। प्लांट ने जिस पार्ट पे अपनी यानी कि फूड को स्टोर करना होगा, वहाँ पे जो हमारे पास प्लास्ट मौजूद होंगे वो लेकोप्लास्ट प्रेजेंस होंगे। क्यों, ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि जो स्टार्च की होगी, प्रोटीन की होगी, लिपिड्स होगी, यही प्लांट्स की खुराक होती है, फूड होती है, तो ये वहाँ पे से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये था हमारे प्लास्टिड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी, अब दूसरा हमारे पास आगे जो ऑर्गेनील्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। इसे हम ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी ईआर आ जाए तो आपने याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम ही है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें कि ये इसका जो एरिया वो कितना है, इसके एरिया की हम बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक, यानी कि जो न्यूक्लियस का, जिसके अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये क्या होता है, टोटली अपना एक इसका इंटरकनेक्टेड चैनल होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह होता है, यानी कि कंप्लीट समझ ले कि एक नालियों का इसने एक जाल बनाया होता है, ठीक हो गया। ठीक हो, तो ये पूरा एक जाल बनाया होता है इसने पूरा, यानी कि पूरे सेल के अंदर, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक क्या होता है वो फैला हुआ होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी यानी कि लोकेशन है। अगर हम बात करें इसकी कुछ टाइप्स की तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसका नेटवर्क है इसके 2 किस्म के बने होते हैं हमारे पास के नेटवर्क, जिसकी हम टाइप्स मान जाती हैं इसकी। वह एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम जिसे हम कहते हैं RER, ठीक हो गया। और एक आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम SER, ठीक है। अब देखते हैं इसे रफ क्यों कहते हैं और इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, ठीक हो गया, इस नेटवर्क को। तो सबसे पहले हम देखते हैं RER को, ठीक हो गया, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। क्योंकि हमने जब राइबोसोम्स का लेक्चर देखा था पीछे, प्रीवियस जब हमने देखी थी, तो एक बात का याद होगी आपको कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये या तो फ्रीली फ्लोटिंग कर रहे होते हैं सेल्स के अंदर, या तो फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो हमारे पास RER के साथ अटैच होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं तो क्योंकि इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं राइबोसोम्स, यानी कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन्स बनानी होती हैं, तो इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से तो उनकी सरफेस पे सारे के सारे ये राइबोसोम से हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो उसकी सरफेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम की, रफ की, तो वो रफ सी हो जाती है। तो रफ होने की वजह से तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम कहते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स के वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से, ठीक हो गया। अब जो कि राइबोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स के सिंथेसाइज करते हैं, तो जो RER है ये भी उसके साथ प्रोटीन्स की तैयारी के लिए क्या हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये भी उसके साथ प्रोटीन्स की तैयारी में क्या उसकी हेल्पफुल होता है, ये RER। आगे हम बात, जैसे कि एक छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है, आगे जाके क्लियर डायग्राम नजर, जैसे आपके ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, ठीक होगा। तो नॉर्मली आपको नजर आ रहा है कि उसने जो एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम की जो सरफेस है उसे क्या कर दिया, वह टोटली रफ सा कर दिया, वह बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से। आगे हम बात करते हैं SER की, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। इसकी हम बात करें तो इसके साथ राइबोसोम्स नहीं होती, ठीक होगा, यानी कि कोई राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ये होता है हमारे पास वैसे SER, ठीक होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। यहाँ पे कोई भी आपको राइबोसोम्स नजर नहीं आएंगे,
ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये लिपिड्स के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म्स हो रही होती हैं ये उनको देख रहा होता है। उसके साथ साथ जो मटेरियल में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सेल की एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, यानी कि एक ऑर्गेनील से दूसरे ऑर्गेनील में जितनी भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो ये करवा रहे होते हैं, SCR। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर कोई भी सेल के अंदर कोई भी अगर हार्मफुल यानी कि केमिकल्स अंदर दाखिल हो जाए तो ये क्या कहते हैं, जो उसका जहरीला असर होता है, ठीक हो गया, यानी कि जो उसका जहरीलापन होता है उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास ये अब डायग्राम है प्रॉपर, तो ये हमारे पास पार्ट न्यूक्लियस का था, ठीक है, और ये उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये वहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक क्या होता है वो फैला हुआ होता है। और ये जितना भी पार्ट को ये सारा के सारा हमारे पास क्या है, RER इनके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जितने भी आपको ये छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रही है, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हमें अटैच हैं। ठीक हो गया। और ये प्रोटीन की सिंथेसाइज में इसके हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे लिपिड्स के जो मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं वो काम हो रहा होता है। इसके साथ साथ ये जितनी भी मटेरियल्स होते हैं ऑर्गेनील्स से, यानी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनील्स, जो कि उनके दरमियान क्या कर रहा था, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। क्यों? अभी हमने देखा कि ये ऑलमोस्ट पूरे सेल के अंदर यही फैले हुए होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक तो सारा एरिया होता है सेल, तो ये पूरे एरिया के अंदर एक जाल से इन्होंने अपना बनाया हुआ होता है। तो इसलिए ये मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी इन्हीं के जिम्मे आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स के अंदर एंटर हो जाता है तो ये उस हार्मफुल केमिकल्स का जो असर होता है उसको भी क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमने आज प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ऑर्गेनिल्स आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।